जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में जब भी किसी सेलिब्रिटी के बारे में कोई न्यूज आती है तो उसमें बड़ी दिलचस्पी ली जाती है। वैसे ही कुछ दिनों से पनामा पेपर्स का मामला फिर से सामने आया है और उसका कारण बनी है ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन्स भेजकर पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया था। इनसे पहले इनके पति अभिषेक बच्चन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सिर्फ ये दोनों ही नहीं तो ऐसे बहुत से लोग इस मामले में शामिल हैं। उसमें कई सेलिब्रिटीज, नामचीन बिजनेसमैन और दुनिया के ताकतवर राजनेता भी शामिल है। आखिर ये पनामा पेपर्स है क्या और ये इतनी सनसनी क्यों मचाता है, इसके बारे में इस वीडियो से विस्तार से देखिए। इस मामले के खुलासे की शुरुआत 5 साल पूर्व यानी 2016 में हुई थी। यह लीक पनामा देश से शुरू हुआ, इसीलिए इसे पनामा पेपर्स भी कहा गया, जिस पर पनामा गवर्नमेंट ने आपत्ति जताई। उनका ये कहना था कि इस प्रकार के नाम रखने से उनके देश के बारे में एक निगेटिव मैसेज दुनिया भर में फैल रहा है। यह देश उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को भूमार्ग से जोड़ने वाला देश है। इस देश के ईस्ट में अटलांटिक महासागर तो वेस्ट में पैसिफिक महासागर है। लेकिन पनामा पेपर्स एग्जैक्टली है क्या? ये एक ऐसा फाइनेंशियल डेटा लीक है जिसमें मोज़ेक फोंसेका कंपनी की सहायता से दुनिया के अमीर लोग टैक्स पे करने से कैसे बचते हैं, वो किस तरह टैक्स पे करना अवॉइड करते हैं, वैसे ही क्राइम से कमाई संपत्ति को ये लोग किस तरह ठिकाने लगाते हैं, इसकी जानकारी इस पेपर्स में दी हुई है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब एक अननोन सोर्स ने जर्मन अखबार येसझेट से संपर्क किया और उस अननोन सोर्स ने खुद का नाम जॉन डो बताया और उन्होंने ये पेशकश की कि वो ये डॉक्यूमेंट्स लीक करना चाहते हैं। येसझेट के अनुसार इस बदले उन्होंने किसी भी फाइनेंशियल रिटर्न्स की मांग नहीं की। उस अननोन सोर्स ने इस जानकारी को लीक करने का कारण दुनिया में फैली असमानता बताया और किस तरह ये सुपर रिच लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अपनी ओर खींच लेते हैं और गरीबों को निर्धनता की खाई में ढकेल देते हैं। इसका कारण इस डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है, ये भी उन्होंने बताया। डेटा बहुत बड़े पैमाने पर होने के कारण जर्मन अखबार येसझेट ने इस डेटा को आईसीआईजे के पास भेजा। आईसीआईजे मतलब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट। यह एक अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता समूह है। आईसीआईजे ने इस डेटा की छानबीन के लिए 80 देशों के 370 रिपोर्टरों को बुलाया। 1 साल तक चले छानबीन के बाद 2016 में इसे दुनिया के सामने लाया गया। तो पनामा पेपर लीक मामले इस लीक में मोज़ेक फोंसेका कंपनी के वित्तीय लेन देन का करीब 2670 जीबी डेटा, 1 करोड़ 10 लाख फाइल्स और 2,14,488 ऑफशोर एंटिटीज शामिल थी। इसी वजह से इसे उस वक्त का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डेटा लीक माना गया। पनामा पेपर्स की जांच के लिए भारत की ओर से इंडियन एक्सप्रेस शामिल हुई थी। भारतीय पत्रकार पी वैद्यनाथन अय्यर और जय मजुमदार जांच करने वाले टीम के सदस्य थे। इन दोनों ने 1 करोड़ 10 लाख फाइलों में से भारत से जुड़ी 36,957 फाइलें तलाशी थी। पनामा पेपर्स की केस को समझते समय मोज़ेक फोंसेका का जिक्र बार बार आ रहा है। मोज़ेक फोंसेका को समझे बिना इस केस को समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो चले मोज़ेक फोंसेका को समझते हैं। मोज़ेक फोंसेका पनामा स्थित एक लॉ फर्म है जो अपने क्लाइंट, ड्रग डीलर, माफिया, राजनेताओं और टैक्स छिपाने वाले लोगों के लिए मीडिएटर का काम करता है। इस कंपनी की शुरुआत 1977 में हुई। इस कंपनी में 500 कर्मचारी विश्व भर में फैले 40 कार्यालयों में काम करते हैं। ये कंपनी दुनिया भर में शेल कंपनियां बेचती है, जिस शेल कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जो पैसों का मैनेजमेंट करती है। ये कंपनियां पैसा कहां से आया ये भी छिपाती है। इन कंपनी का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। ये कंपनियां सिर्फ कागज पर होती है। इन कंपनियों के मैनेजमेंट में अकाउंटेंट, वकील, यहाँ तक कि दफ्तर सफाई कर्मी भी शामिल होते हैं जो दस्तखत करने के सिवा कुछ नहीं करते। पनामा पेपर्स लीक में दुनिया के 140 से ज्यादा राजनेताओं के नाम सामने आए हैं। उनमें से 12 तो अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष या उनके नजदीकी लोग हैं। भारत से लगभग 500 लोगों के नाम बाहर आए हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अडानी ब्रदर्स और इंडिया बुल्स के समीर गहलोत जैसे नाम शामिल हैं। जहां 1% मिलियनियर लोगों के पास दुनिया की 46% संपत्ति है, वही दूसरी तरफ 55% निर्धनों के पास दुनिया की केवल 1% संपत्ति है।
इसके बावजूद ये सुपर रिच लोग अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके संपत्ति को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में इनइक्वालिटी फैल रही है। ये इनइक्वालिटी कभी तो खत्म होगी और दुनिया के सभी लोगों को जीने के लिए मिनिमम रिसोर्सेस मिलेगी, ये इस वीडियो के माध्यम से आशा करते हैं। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा, यह आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।